हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेनक्रियाटाइटिस एंड हेमोरॉइड्स पढ़ेंगे, जो कि पाइल्स होता है। और ये पाइल्स जो है वो एक कॉमन डिसीज होती है। आज हमारा एमएसएन का लेक्चर सेकंड है। पहला पढ़ेंगे पेनक्रियाटाइटिस क्या होता है। पेनक्रियाटाइटिस जो होता है, एन इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज इज कॉल्ड पेनक्रियाटाइटिस। जो हमारी पेनक्रियाज होती है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है कि दैट मीन्स उसमें स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं किसी बैक्टीरिया फंगस के कारण, तो हमारी पेनक्रियाटाइटिस होती है। और इसके कॉसेस एंड एटियोलॉजी जो ये टू टाइप्स हो सकता है। एक हमारा एक्यूट पेनक्रियाटाइटिक होता है, एक हमारा क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिक होता है। जो हमारा एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होता है, इट इज कॉमनली डिस्क्राइब एज एन डाइजेस्ट करने लगती है, अपने आप को ही मतलब डाइजेस्ट करने लगती है बाय एक्सोक्राइन एंजाइम के द्वारा, ट्रिप्सिन जो होता है। उसके बाद जो क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस होता है, ये एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय किसी द्वारा होता है प्रोग्रेसिव एनाटॉमिक एंड फंक्शनल डिस्ट्रक्शन ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में वो कोई भी हमारे पेनक्रियाज में चाहे एनाटॉमिकल फंक्शन हो चाहे फंक्शनल फंक्शन हो, उस फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो या एनाटॉमिकल फंक्शन हो, जिनमें से अगर किसी भी मतलब फंक्शन में किसी भी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कुछ भी डिस्ट्रक्शन होता है, तो हमारी पेनक्रियाटाइटिस होने की संभावना ज्यादा रहती है क्रोनिक में। अगर इसी हम कॉसेस की बात करें, तो हमारा एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ज़्यादा यूज करना, बाइलियरी डक्ट डिसीज या फिर गाल स्टोन वगैरह हो गया, हमारे जो भी गाल में गाल स्टोन होते हैं उसकी वजह से, ट्रोमा टू पेनक्रियाज, कोई इंजरी वगैरह हो जाती है अगर, हेरिडिटी, कुछ कुछ ऐसे बीमारी होती है जो कि हेरिडिटी से भी होते हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, इन्फेक्शन ऑफ पेनक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाना, पेनक्रियाटाइटिक ट्यूमर हो जाना, हाइपर कैल्सीमिया हो जाना। हाइपर कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम कैल्शियम का ज़्यादा होना, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हो सकता है। हाइपर लिपिडीमिया, लिपिड जो होता है, अगर हमारे ब्लड में लिपिड की मात्रा ज़्यादा होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे भी पेनक्रियाटाइटिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर की वजह से भी हो सकता है। ये हमारा नॉर्मल पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर है हमारा, अब ये हमारी पेनक्रियाज है जो कि हमारी नॉर्मल होती है। ये हमारा क्रोनिक में, फिर गाल स्टोन विथ स्टोन हो जाएगा, गाल ब्लैडर में हमारे गाल स्टोन हो जाएंगे। ये हमारी पेनक्रियाज है, गाल स्टोन एंड कैल्सिफिकेशन इन डायलेटेड पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो डायलेटेड होने लगती है ये जगह जगह से। ये इन्फ्लेम्ड पेनक्रियाज है पूरी। और ये हमारी एक्यूट पेनक्रियाज होती है, पेनक्रियाटाइटिस। उसके बाद हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमारा पेन इन इपिगैस्ट्रिक रीजन और इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। जो हमारा स्टमक होता है या हमारे जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन का जो अपर क्वाड्रेंट होता है, वहाँ पे हमारे पेन होगा, कॉन्स्टेंट पेन होगा। उस पर लो ग्रेड फीवर आएगा, वेट लॉस होगा, शॉक इन सीवियर कंडीशन, नोजिया वोमिटिंग होगा, स्टीटोरिया होगा, फैटी स्टूल आएगा, बाउल मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा, ब्रीथलेसनेस आएगा, मतलब पल्स जो हमारी कम हो जाएगी, वीक पल्स होगा, लो बॉडी टेम्परेचर होगा, ब्लूज डिस्कोलोरेशन ऑफ स्किन। और जो ये ब्लूज डिस्कोलोरेशन ऑफ स्किन होता है, ये टू टाइप से होता है। पहला हमारा जो होता है वो कोलियन साइन होता है। कोलियन साइन होता है जो कि स्किन डिस्कोलोरेशन इन पेरियम लाइक रीजन इज नोन एज अ कोलियन साइन। जो हमारी पेरियम लाइक रीजन होता है उसमें जो होता है वो हमारी कोलियन साइन होता है। और एक टर्नर साइन होता है, ये हमारे फ्लैंक रीजन पे होता है टर्नर साइन। ये हमारा टर्नर साइन है, ये फ्लैंक रीजन पे है, ये हमारा कोलियन साइन है। नेक्स्ट हमारा पैथोफिजियोलॉजी है। ये मतलब इसकी होने की जो स्टेजेस होती है ना, स्टेजेस कैसे होते हैं, ये होता कैसे। पहले हमारा प्रीमेच्योर एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिन एंड लाइपेज एंजाइम। तो हमारी ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम होती है, वो प्रीमेच्योर होने से मतलब पहले ही एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद ऑटो डाइजेशन एंड इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फाइब्रोसिस होते हैं, पहले नोडुल छोटे छोटे से होते हैं पेनक्रिएटिक टिश्यू में। उसके बाद पेनक्रियाटाइटिस होने लगता है। डायग्नोस्टिक क्वेश्चन के हम इसको डायग्नोस किस तरह से कर सकते हैं, यूएसजी अल्ट्रासाउंड के द्वारा, ईआरसीपी एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड, कोलेंजो पेनक्रियाटोग्राफी के द्वारा कर सकते हैं, सीरम बिलिरुबिन भी करा सकते हैं टेस्ट, एएसटी टेस्ट, एएलटी टेस्ट, एलडीएच टेस्ट। एलडीएच टेस्ट में हम देख कोलेस्ट्रॉल को देखते हैं,
WBC होता है जो कि हमारा इन्फेक्शन बताता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इसके? कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है। कोलेसिस्टाइटिस हो जाएगा तो फिर हमें कोलेसिस्टेक्टोमी करवानी पड़ती है। लिवर साइरोसिस हो सकता है। जॉन्डिस हो सकता है, क्योंकि जो हमारी पेनक्रियाज होती है वो हमारी इंसुलिन नामक जो हमारा एंजाइम होता है उसको सिक्रेशन करती है, उसको ही कंट्रोल करती है। अगर वही नहीं कंट्रोल हो पाएगा, पेनक्रियाज में हमारे पेनक्रियाटाइटिस हो जाएगा, कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा, तो डेबिट मेलाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हमारा मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। इसमें एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। एंटीबायोटिक देंगे हम इन्फेक्शन दूर करने के लिए। एनाल्जेसिक देंगे जो कि हमारा पेन किलर होता है, मॉर्फिन वगैरह। H2 ब्लॉकर देंगे जो कि हमारा रेंटेडिन होता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में सर्जिकल इंसिजन डन फॉर ड्रेनेज ऑफ एक्यूमुलेटेड फ्लूइड। एक्यूमुलेटेड जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है ना, फ्लूइड को हम ड्रेन करने के लिए इंसिजन देते हैं। उससे हो सकता है सब टोटल पेनक्रियाटेक्टोमी करवा सकते हैं, पूरे पेनक्रियाज को निकालना ही पेनक्रियाटेक्टोमी कर होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में मेंटेन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फ्लूइड जो भी हम फ्लूइड ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो भी ले रहे हैं, जिससे हमारा एन हो गया, Cl हो गया, K हो गया, P हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोलाइट को हम बैलेंस करके रखेंगे, अपने मेंटेन फ्लूइड को मेंटेन करके रखेंगे। कंफर्ट एंड रेस्ट टू पेशेंट को कंफर्ट फील करवाना है, रेस्ट देना है पेशेंट को। प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन टू पेशेंट, पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, क्योंकि जो ये अगर पेशेंट हमारा हॉस्पिटल में आता है और उसको सबसे पहला जो कंडीशन होता है वो हमारा मेंटल होता है। अगर उस मेंटली स्ट्रांग है तो जल्द से जल्द रिकवर हो जाएगा। मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो कितने भी मेडिकेशन हो जाए, कितनी कुछ भी हो जाए, ठीक नहीं हो सकता है। इसीलिए पेशेंट को सबसे पहले जो हमारा होता है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है। अवॉइड एनी इंजरी टू पेशेंट बिकॉज देयर इज अ मोर रिस्क फॉर इन्फेक्शन। हमें मतलब किसी भी इंजरी से अवॉइड करना है कि पेशेंट को हॉस्पिटल में अगर आया है तो उसको कोई भी इंजरी ना हो। इंजरी होने से उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जल्दी ठीक नहीं होता है, इंजरी वगैरह हो जाती है तो। प्रोवाइड प्री पोस्ट ऑपरेटिव केयर टू पेशेंट। प्री ऑपरेटिव केयर पेशेंट, पोस्ट ऑपरेटिव केयर पेशेंट, दोनों अलग अलग होता है। प्री मतलब कि अगर पेशेंट की कोई सर्जरी वगैरह हुई तो सर्जरी होने से पहले और सर्जरी होने के बाद, बात को पोस्ट ऑपरेटिव बोलते हैं और प्री को पहले बोलते हैं। हेल्थ एजुकेशन देना कि उसको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या खाना है, उसके बाद कैसे रहना है, साफ सफाई कैसे करना है, क्लीननेस करना है, सब कुछ उसके बारे में उसको एजुकेट करना है। रिस्ट्रिक्ट अल्कोहल इंटेक, इससे अल्कोहल नहीं लेना है उसको बताना, उसे इनकरेज फॉर रेस्ट, रेस्ट ज़्यादा चाहिए उसको। This one nursing diagnosis. Pain related to inflammation of the pancreas and surrounding tissue. पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन से रिलेटेड उसको पेन होगा, इस सराउंडेड टिश्यू में भी पेन होगा। इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न जो है वो इनफेक्टिव हो जाएगा एब्डोमिनल डिस्टेंशन के कारण। अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, बॉडी रिक्वायरमेंट जितनी होती है उससे कम न्यूट्रिशन लेगा। क्यों उससे कम लेगा? क्योंकि नोजिया वोमिटिंग फील होगा, नोजियो गैस्ट्रिक वोमिटिंग होगा। रिस्क फॉर इंजरी टू माल फंक्शन ऑफ पेनक्रिएटिक, अगर वो माल फंक्शन में जा रहा है, कि मतलब अगर जितनी उसको न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है उससे कम चीज़ें ले रहा है, तो उसको उसके इंजरी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वीक हो जाएगी। उसके बाद नॉलेज डिफिसिट रिलेटेड टू कॉज एंड पेनिट्रेटिव ट्रीटमेंट, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन एंड होम हेल्थ केयर। अगर वो घर पे भी है तो अगर इन्फेक्शन वगैरह उसको हो गया है या फिर पेनिट्राइटिस हो भी गया है, उसको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो उससे उसको दिक्कत आएगी। नेक्स्ट हमारा है हेमोराइड। हेमोराइड दैट मीन्स कि पाइल्स। पाइल्स क्या होता है? पाइल्स होता है इट इज एन enlargement of normal spongy blood filled cousin in the wall of anus for dilation of anal being and lower rectum। जो भी हमारा एनस होता है या फिर एनल बीन्स होता है या लोअर रेक्टम होता है, उसमें किसी भी प्रकार का स्पंजी ब्लड फिल्ड हो जाना, किसी भी प्रकार के कुशंस हो जाना उसकी वाल्स में, वो हमारा हेमोरॉइड होता है। मतलब कि हमारा जो नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल एनल होता है, कैनाल होती है, नॉर्मल एनल कैनाल से एक्स्ट्रा कुछ हो जाना उस जगह पे, वो हमारा होता है हेमोरॉइड या पाइल्स। इसके भी दो टाइप होता है, एक एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल होता है। एक्सटर्नल दैट मीन्स कि जो हमारा सबसे जो लोअर हमारा एनल स्पिंक्टर होता है उससे नीचे अगर होता है तो हमारा एक्सटर्नल में रहता है। जो हमारा इंटरनल होता है उससे ऊपर, मतलब जो हमें विजिबल नहीं हो सकता है, और जो एक्सटर्नल वो विजिबल हो सकता है आसानी से, इंटरनल नॉट विजिबल में रहता है। फिर कॉसेस एंड एटियोलॉजी देखेंगे। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होगा, प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग होगा, प्रेगनेंसी ट्यूमर इन कोलोन होगा, प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, ट्यूमर इन कोलोन हो सकता है, ड्यू टू रेक्टल सर्जरी और इन्फेक्शन हो सकता है।
इंक्रीजेज इंट्रा-एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होने के कारण भी हो सकता है। पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है। ओबेसिटी, रेक्टल पेन, ये हमारा हेमोरॉइड होता है। हमारा एक्सटर्नल होता है जो कि बाहर होता है, ये हमारा इंटरनल होता है। ये हमारा इंटरनल होता है। भाई जो ये हमारी जो नॉर्मल होती है, ये हमारी नॉर्मल होती है। नॉर्मल से ज्यादा अगर कुछ होता है, जैसे ये टिश्यू बढ़ गया, यहाँ पे ये टिश्यू बढ़ गया, ये हमारा हेमोरॉइड होता है और इसमें से ब्लीडिंग होने लगती है इस जगह पे। नेक्स्ट हमारा इसके होने की जो प्रोसेस होती है, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा पहले, उसके बाद डायलेशन ऑफ एनल वेन का डायलेशन होने लगता है, उसके बाद क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होगा, उसके बाद एब्डोमिनल प्रेशर लॉन्ग टाइम तक रहेगा। एब्डोमिनल प्रेशर जो इंक्रीज हुआ है वो हमारा लॉन्ग टाइम तक हो सकता है। उसके बाद परमानेंट डायलेशन ऑफ एनल वेन जो है परमानेंट डायलेट हो जाती है। उसके बाद ब्लीडिंग फ्रॉम वेन्स, वेन से ब्लीडिंग होने लगती है और उसमें पता चलता है कि हाँ हमें ये चीज़ है ब्लीडिंग होने के बाद। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में अगर देखें हम, प्रेशर ऑफ साइन एंड सिम्टम्स से भी इसको डायग्नोस कर सकते हैं। बैरियम एनेमा देकर फॉर इंटरनल डिजिटल पैल्पेशन से एनोस्कोपी कर सकते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी कर सकते हैं, प्रोटोस्कोपी कर सकते हैं इसके डायग्नोस के लिए। उसके हाँ कॉम्प्लिकेशन देखेंगे तो एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इंटरकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल। जो ब्लैडर होता है वो मतलब बार बार वॉशरूम जाना ऐसा लगा रहता है, हमारा इनकॉन्टिनेंस होता है। मैनेजमेंट, स्टूल सॉफ्टनर ड्रग देते हैं जो कि डोक्यूसेट, सोडियम, मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। हाई फाइबर डाइट के लिए उसको रिकमेंड करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में रबर बैंड लिगेशन, हेमोरॉइडोक्टोमी होता है जो कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ हेमोरॉइड को रिमूव कर देती है पूरा। जो हमारा मोस्ट कॉमन होता है वो हमारा हेमोरॉइडोक्टोमी होता है। इसमें क्या रहता है कि दोबारा होने के चांसेस बहुत कम ही रहते हैं। कैरो सर्जरी भी होता है, लेजर थेरेपी भी होता है। ये हमारा हेमोरॉइड रबर बैंड लिगेशन है। ये रबर बैंड की मशीन के थ्रू इसको अंदर डाल के इसको टाइप कर देते हैं। ये यहाँ पे टाइप कर दिया, फिर ये यहाँ से ही नीचे आ जाता है। जो हमारा ये होता है हेमोरॉइड। लेजर ट्रीटमेंट ऑफ हेमोरॉइड, हमारा लेजर ट्रीटमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए हाई फाइबर डाइट को रिकमेंड करते हैं, लेक्जेटिव देते हैं या फिर स्टूल सप्लीमेंट देते हैं। उसके बाद एडवाइस टू पेशेंट टू अप्लाई जाइलोकिन। जाइलोकिन जो होता है वो एक जाइलोकिन जेली होती है जो कि लोग 2% उसमें रहता है लिग्नोकेन। जो लिग्नोकेन होता है उसमें क्या होता है कि ये लॉस ऑफ सेंसेशन को प्रोवाइड करता है। इवैल्यूएशन डेफिकेशन, इवैल्यूएशन मतलब इवैक्यूएशन का मतलब होता है डिफिकेशन। डिफिकेशन के टाइम पे लॉस ऑफ सेंसेशन है, क्या होता है पेन, उसको पता नहीं चलेगा कि हाँ पेन हो रहा है। उस पेन के टाइम पे पेन अगर ज़्यादा पेन हो रहा है या फिर डिफिकेशन करने जा रहा है वो, उस टाइम पे जाइलोकोन जेली को अगर वो लगा लेता है तो उस टाइम पे उसको पेन से रिलीफ मिल जाता है। तो रिलीव एंजाइटी, एंजाइटी को रिलीव करना उसके। टू हेल्प इन एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, डेली लिविंग जो उसकी एक्टिविटी है उसको मेंटेन करके रखना, उसको डाइट चार्ट देना, मतलब डाइट प्लान देना है उसको, जो कैसे रहना, एक्सरसाइज क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको वो चीज़ें बताना है हर एक चीज़।